Very good morning, everyone, and welcome all to the fifth webinar on MND and its awareness, being organized in fifth consecutive month by AKG's OVMs for all our MND patients and their caregivers and the families. As we all know, it is a very troublesome disease and a very dreadful disease, and a lot goes into its treatment and its and taking care of the patients. So it is an effort on the part of the AKG's OVMs कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अपने पेशेंट्स के साथ और उनके केयरगिवर्स के साथ, कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकें पेशेंट ट्रीटमेंट को और कैसे उस चीज को हम इम्प्रूव कर सकें. Because as you all know, still researches are going on, and homeopathy has been able to show some very good light in this. So with this, we came up with the idea of Dr. A. Gupta, your doctor, came up with the idea of educating our MND patients on what all new things are happening and what all ways we can help our patients. We've already had 4 webinars. First one was on the role of psychology. Second one was on the role of physiotherapy. Third one was on the role of nutrition. Fourth one was on the role of speech and speech therapy. And today, a very important aspect of MND is fasciculations. Fasciculations, as you understand, muscle twitching. तो ट्विचिंग जहाँ जहाँ पे होती है वो नॉर्मली हर किसी को थोड़ी बहुत ट्विचिंग होती है, बट वो जब ट्विचिंग अनकंट्रोल्ड एंड इनवॉलंटरी होती है, this becomes a cause of concern. And one of the biggest reasons for that is motor neuron disease. So to address that today, we will learn and know more about how fasciculations can be well managed and treated with homeopathy, with few cases, and how beautifully we at AKG's OVMs have been having very encouraging results in treating the fasciculations part of the MND. So with this, I invite the founder director of AKG's OVMs, Dr. A.K. Gupta, and your doctor. Please welcome. He's the father of integration of medicine, and he'll talk about fasciculations and how they can be treated with homeopathy. Sir. वेल सबसे पहले तो नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग. आज आपने संडे के टाइम पे अपने लिए और अपने परिजनों के लिए जो MND से ग्रसित हैं उनकी देखभाल के लिए कुछ समझने सीखने के लिए और उनको अच्छे ढंग से ट्रीट करने के लिए आप लोगों ने ज्वाइन करा है. ये हमारा प्रयास है, क्योंकि एक मोटर न्यूरॉन डिजीज़ या जिसको हम ALS भी कहते हैं, उसको बारे में सिर्फ एक ही बात लोग जिससे बात करो वो ये सिर्फ ये कहते हैं, या क्योंकि सुना के आए होती हैं न्यूरोलॉजिस्ट से या हॉस्पिटल से कि इसका कोई इलाज नहीं है. तो जब से ये बात उनके दिमाग में जाती है, सुनी जाती है या सुनाई जाती है, उस दिन से उनका पेशेंट का और पेशेंट के परिवार वालों परिजनों का मनोबल इतना गिर जाता है कि वो अपने आप को इस स्थिति में पाते हैं कि वो करें तो क्या करें, और वो हताश होना शुरू हो जाते हैं. और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको कि जब हॉस्पिटल जाते हैं, ये सब जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये सब मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे पेशेंट्स के द्वारा ही मिला हुआ. जबकि मेरे पास आई एम ट्रीटिंग मोर देन 1000 पेशेंट्स ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें उन्हीं की फीडबैक के थ्रू जो कुछ वो मिला मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. सबके साथ ऐसा नहीं होता, पर बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जब उनको पता लगा कि उनकी बीमारी इस तरह से है और उनको ये कहा गया कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, तो वो उनकी मनोदशा इतनी खराब हो जाती है कि विद इन अ मंथ और 2 महीने के अंदर 2 महीने में उनकी हालत ऑलमोस्ट बेड रिडन टाइप की हुई है. मैं यहाँ पे आप सभी के पेशेंट के बीच में से ये भी बता रहा हूँ कि जिन लोगों को स्पीच की प्रॉब्लम है, तो एकदम से स्पीच थोड़ी सी स्लरिंग थी, पर विद इन अ मंथ पेशेंट्स की स्पीच बिल्कुल ख़त्म भी हो गई. तो एक जो ये इस टाइप की डिजीज़ की एक हवा बना हुआ है कि उसका कुछ इलाज नहीं है और ये सब होगा. हालांकि हम भी उसको, क्योंकि ये कहते हैं कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसकी की प्रोग्रेशन ही एक सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक पॉइंट है.
क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन डिजीज के लिए कोई अगर आप कोई स्पेसिफिक टेस्ट कहें तो ऐसा कोई टेस्ट हमारे अभी तक साइंस में नहीं है जो उसको कंफर्म कर सके कि ये एएलएस है या मोटर न्यूरॉन डिजीज है। मोटर न्यूरॉन डिजीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक इस तरह की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज है, जिसमें बॉडी की मोटर सेल्स वो काम करना बंद कर जाती हैं या डेड हो जाती हैं। तो जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं उनमें बाधा पड़ती है या अपने आप को वो उनको उपयोग करने में असमर्थ पाते हैं या उनकी वजह से उनको तकलीफ होती है। जैसे कि एक चीज और है कि हर एमएनडी के पेशेंट को जरूरी नहीं है कि सभी तरह के सिम्टम हों। मैं यहाँ पे बहुत इसलिए कुछ चीजें ज्यादा बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पेशेंट्स को और पेशेंट्स की जो अपनी मीन केयर टेकर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनकी बहुत जिज्ञासा रहती है कि जी मेरे को ये हुआ तो कल को जैसे मेरे को बताया गया कि मेरे साथ ये भी हो जाएगा, मेरी एज की जो वो है क्या नाम ड्यूरेशन है वो सिर्फ इतनी ही रहेगी या कैसा होगा। तो ऐसा सब कुछ जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को हर प्रॉब्लम हो। और ये भी चीज साथ में समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो जब बहुत सारे मरीज हमारे पास हमारे साथ जुड़ते हैं और उनके बाद दवा लेने के बाद ही विद इन फ्यू डेज एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि उनका फोन आना शुरू हो जाता है कि 5 दिन हो गए कोई दवा खाते हुए कोई आराम नहीं मिला या 10 दिन हो गए कोई आराम नहीं मिला। तो यहाँ पे इस चीज को मैं बारी बारी इसलिए समझा रहा हूँ कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव डिजीज में एकदम से दवा के बाद स्टॉप लगना पॉसिबल नहीं है। जो चीज समझने और हम सबसे पहले हर पेशेंट को मैं ये बताता हूँ कि ये सबसे पहला हमारा काम हमारी कोशिश ये रहती है कि जो प्रोग्रेशन हो रही है उसको स्लो डाउन किया जा सके। और अगर प्रोग्रेशन थोड़ी बहुत भी स्लो होती है तो वो इम्प्रूवमेंट ही है, वो भी अचीवमेंट है। आप उन चीज़ों को समझें कि अगर आप एक स्पीड से 100 की स्पीड से कोई नीचे जा रहा है, जो उसकी प्रोग्रेशन है 100 की स्पीड से जा रही है, और आज आफ्टर द ट्रीटमेंट चाहे वो 90वीं या 80वीं या 85वीं या 70वीं, तो ये जितना भी कम हुआ वो इम्प्रूवमेंट में ही मानी जानी चाहिए और दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। परंतु वो जो 15%, 20% या 30% वो स्पीड कम हुई, परंतु 70 की या 80 की स्पीड से अभी भी गाड़ी नीचे जा रही है, तो जब वो गाड़ी नीचे जा रही है तो उसमें कुछ सिम्टम आने जो पहले नहीं थे वो भी आ सकते हैं और जो सिम्टम हैं वो बढ़ भी सकते हैं। तो आप इस चीज के बारे में दिमाग से और पूरे मन से अच्छी तरह समझिए कि वो दवाई का ऐसा नहीं कि दवाई लेने के बाद आपको दवाई के बाद वो तकलीफ बढ़ गई एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि जी दवाई से तकलीफ बढ़ गई तो हमें उसका वो क्या करना है। क्योंकि ऐसा अभी बहुत हुआ, मैंने बहुत सारे पेशेंट जिन्होंने हमारे साथ शुरू में जुड़े और 1-2 महीने दवाई ली और उसके बाद छूट गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 1 महीने या 2 महीने में उनको बहुत ज़्यादा असर मिल जाएगा। और फिर वो होम्योपैथी छोड़ने के बाद अलग अलग तरीकों में गए, कोई आयुर्वेदिक में गया, कोई उसमें पंचकर्मा कराया, किसी ने मर्मा थेरेपी कराई, किसी ने कुछ कराया, कुछ भी कराया, और उसके 8, 10, 6, 7, 8 महीने बाद जब नहीं मिला फिर वो दोबारा वापस हमारे पास आए हैं। तो मैं इसमें मरीजों की इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप पेशेंस रखिए। पेशेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। क्योंकि कहाँ तो आप एक बिल्कुल लाइलाज बीमारी है जहाँ पे आप मान चुके हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, और कहाँ पे जब हम होम्योपैथी द्वारा कुछ 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 आपको चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या स्लो डाउन कर रहे हैं, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन अचीवमेंट, नॉट कि जी हमें हमें तकलीफ तो अभी भी हो ही रही है ना। तकलीफ तो होती रहेगी जब तक वो रुक नहीं जाती, कंप्लीट रुक नहीं जाती तब तक तकलीफ है, क्योंकि ये डिजीज की नेचर है, ये प्रोग्रेसिव है। इसलिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोगों की मैं समझ सकता हूँ कि पेशेंट की और पेशेंट की घर परिवारजनों की
एंजाइटी रहती है, पर एंजाइटी और सेंटिमेंट्स एक तरफ हैं और ग्राउंड रियलिटी ऑफ द डिजीज एक तरफ है। और अगर हम इस बीमारी को समझ के ट्रीट करेंगे तो आप भी अपने आप को अच्छे उसमें रख सकेंगे और मैं भी अपने आप को अच्छे उसमें रख सकूंगा, आपकी हेल्प कर सकूंगा। अगर आप हर कोई व्यक्ति हर 5 दिन बाद या 2 दिन बाद ही समझने लगे कि मेरे को ये सिम्टम नया आया तो मैं क्या तो बीमारी बढ़ गई, तो जैसे जैसे हमने बताया कि 100 की स्पीड से नीचे जा रही चीज अगर 90 हुई है या 80 हुई है तो वो 80% से जो नीचे जा रही है तो वो जो सिम्टम है वो आ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को हमेशा मानना पड़ेगा। और ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि हम आज ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और वो 0 की स्पीड पे पहुंच जाए, वो पॉसिबल नहीं है, किसी भी पैथी में पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज से एंजाइटी और जो एप्रीहेंशन है उनको बरकरार रखते हुए सिर्फ आपको रियलिटी से चलना है, क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं उनको फॉलो करना है। अगर हम जो कंप्लायंस ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो है दवाई का रेगुलर इनटेक, प्लस जो एडवाइस किया गया फिजियोथेरेपी के लिए उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह। तीसरी चीज साइकोलॉजिकली अपने आप को अपने अपडेटेड रखना और नॉर्मल रखना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड फोर्थ है आपका एनवायरनमेंट, जो आपके आपके प्रियजन हैं और जो वो आपकी दूसरे लोग भी हैं उनको भी इस चीज़ को समझना है कि पेशेंट की कई बार वो इतना खिंच जाते हैं कि पेशेंट बोल नहीं पाता या समझा नहीं पाता, तो वो अपने आप में इरिटेट हो जाते हैं और वो जब पेशेंट इरिटेट होता है तो उसके घर वाले भी इरिटेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ समझें और कुछ इस तरह की वातावरण बनाया जाए कि जो चीज़ें पेशेंट में पेशेंस रख के अगर आप एक बार में नहीं बोल पा रहे तो धीरे धीरे करके बोलें, किसी तरह इशारे से समझाएं। और जैसे जैसे अब मैं नाम लिए बिना बात कर रहा हूँ कि जिस पेशेंट को जैसे हमने कहा कि आप उनको बोलने की कोशिश करें और वो बोलने की कोशिश ना करके सिर्फ हर बारी सहायता करते हैं, अब लिखना शुरू करते हैं और लिख के बताना शुरू करते हैं, तो वो जितनी प्रैक्टिस आप वो कर रहे हो वो गलत है। इसलिए जब तक आप अपने प्रयास नहीं करेंगे, इसमें दवाई से ऐसा एकदम से कुछ नहीं हो सकता कि आप एकदम आज दवाई लें और कल से आप बोलना शुरू कर दें या कल से आपकी वो हो जाए। ऐसे ही जिनकी हाथ नहीं उठ रहे या कल को जैसे बहुत सारे मरीजों के साथ ऐसा हुआ कि पहले कहते थे मेरे राइट हाथ में प्रॉब्लम थी, अब मेरे को लेफ्ट में भी होने लगी है। दिस डज नॉट मीन इट इज कि दवाई की वजह से ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है। जो प्रोग्रेशन है उसमें प्रोग्रेशन की स्लोनेस को पहले आंका जाए और उसको समझा जाए। उसके साथ साथ जितनी चीजें और हैं उनको फिजियोथेरेपी द्वारा, अब फिजियोथेरेपी में कुछ लोगों के साथ मैंने जैसे समझाया कहा तो वो कहते हैं मैं फिजियोथेरेपी करने के बाद थकावट इतनी हो जाती है कि हम कुछ कर नहीं सकते, और या कुछ जो चीज़ करने की कोशिश करी वहाँ पे आपको नहीं हुई तो उन्होंने वो करना ही छोड़ दिया। यहाँ बारी बारी मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ की खास तौर पे ध्यान रखें, जहाँ पे आपको जिस चीज़ करने में दिक्कत हो रही है उसको छोड़ें नहीं, उसको करते रहें, धीरे धीरे करें। तकलीफ होगी, तकलीफ को सहना पड़ेगा और तभी उसका कुछ रिजल्ट आएगा। अगर आपने करना छोड़ दिया तो फिर ये मान लीजिए निश्चित है कि उस चीज को आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ, एक तो आपकी पहले मोटर न्यूरॉन्स जो नर्व्स हैं वो शिथिल हुई हैं, कमजोर हैं या डेड हैं। और जब एक डिसयूज रहता है, डिसयूजल डिस्ट्रॉफी होती है, एट्रॉफी होती है, तो वो डिसयूज होने के बाद वो ऑर्गन, वो मसल या वो जो भी कंपोनेंट हैं आपके, वो काम करना बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे अपने आप की हेल्प करने के लिए इस चीज को समझें कि जहाँ पे तकलीफ है उसको तकलीफ सह के काम करें। अब जैसे मैं बहुत लोगों को बताता हूँ कि जिनके हाथों की प्रॉब्लम है, आप खाली बैठे हुए आप फिंगर्स के साथ ऐसे करें या अपनी वो करें। अगर आप वो नहीं करेंगे तो उनमें जान नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, और खाली बॉल दबा लेने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि उनके जो आपके सिर्फ फ्लेक्शन तक तो वो हो रही है, एक्सटेंशन में कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइम पे एक आपका जो हमारा जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनकी भी हेल्प ले सकते हैं।
और आपके अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी उनसे हेल्प लें। खाली व्यायाम करना जो मैं घर में एक्सरसाइज कर लेता हूँ या स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ इज नॉट एनफ। ये तो बात है जनरल। तो आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार ये उठाया, बीड़ा उठाया कि हम हर महीने नई नई चीज पे, हर बात पे एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ताकि उस चीज को पेशेंट्स के और पेशेंट के अटेंडेंट को अच्छी तरह से समझ आ सके कि ये प्रॉब्लम ऐसी है तो इसको इस तरीके से डील करना है। आज हम बात कर रहे हैं फेसिकुलेशंस की। ये बहुत बारी आप मरीजों ने, सबने अपने आप महसूस किया होगा कि उनके कभी कभी ट्विचिंग होती है, मसल में फड़कन होती है। अब हम जिनको बल्बर ऑनसेट है, बल्बर उसमें प्रॉब्लम, उनको सिर्फ मुंह से प्रॉब्लम है, जबान से प्रॉब्लम है, स्पीच से प्रॉब्लम है, उनको हो सकता है वो शुरू में दिक्कत ना हो, और वो अगर है होती है तो सिर्फ टंग में होती है। विल शेयर शेयर द स्क्रीन। ये आ गई? हाँ जी। Is it visible now? Yes. Okay. So fasciculation means muscle twitching in ALS or MND patient. And as you know, this is the fifth webinar in the series of free webinars to create awareness among ALS, MND patients and caregivers by OVMs. We are having, it is OVMs, and today on 26th of October, we are doing the fifth webinar. Fasciculations in MND or motor neuron disease, जिसे मैंने पहले बताया, ये एक इनवॉलंटरी फाइन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है ट्विचिंग की। एम आई विजिबल ऑल्सो? Yes, Yes, yes. you are visible, sir. Visible. ओके, Yes, yes. Continue. बिकॉज मेकिंग सर्टेन gesture and action so that it becomes easy for them to understand कि कई लोगों को फेसिकुलेशन का मतलब, जो हमारे दूर दराज के रूरल एरिया के पेशेंट हैं, उनको फेसिकुलेशन का मतलब नहीं समझ में आता। तो वो उनको मैं बता रहा हूँ, जैसे ये मसल फड़कती है उसमें, तो उसको फेसिकुलेशन या ट्विचिंग कहा जाता है। तो कई लोग, कई पेशेंट अपनी भाषा में उनको समझाना, वो कहते हैं मसल फुदकता है। तो फुदकना, फड़कना, ट्विचिंग होना या गुदगुदी करना, ये एक ही टाइप का सिम्टम है, उसको हम फेसिकुलेशन ही मानते हैं। और ये होती है कि जब उसमें मोटर न्यूरॉन डिजीज के अंदर ये इंस्टेबिलिटी या हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मोटर न्यूरॉन से वो उस तरह के सेल होती हैं जो हमारे स्पाइन से या ब्रेन से निकल के उनको बाकी शरीर में जाती हैं, और जो उनका वॉलंटरी एक्शन उनके थ्रू होता है। और जब वो उनके नर्व में शिथिलता आ जाती है, या उनमें कमज़ोर हो जाते हैं, या वीक हो जाते हैं, या डेड हो जाते हैं, तब उनका जो रिस्पॉन्स है उस मसल तक नहीं पहुंचता, और वो मसल आपका काम करना बंद कर देता है। तो इसमें जब भी इलेक्ट्रिकल करंट टाइप आता है तो इट इज़ अ कॉल्ड फेसिकुलेशन। या ये होता है नॉर्मली, आप अगर अपने जब अपनी वो कराते हैं, ईएमजी कराते हैं या एमआरआई कराते हैं, तो आपको उसमें मिलता है कि वो एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज है, तो जिसमें वो लोअर मोटर न्यूरॉन, ये खैर इट इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग, तो उसको हम नहीं लेंगे। एक कॉमन तौर पे हमें समझना, मरीजों के अटेंडेंस को समझने के लिए, कि ये जब हमारी जो नर्व कोशिकाएं हैं जो काम करना बंद कर देती हैं या डेड हो जाती हैं, तो उनकी वजह से मसल्स में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब ये जैसे ये देखेंगे हमने बात,
ये अपने हमारे ये अभी जितने भी जो दोनों स्लाइड्स देखिए अपने, ये हमारे अपने ही पेशेंट की वो हैं, अब जिनमें उनकी वो टंग की फेसिकुलेशन आपको दिखाई दी कि कितनी ज़्यादा हो रही है, और दूसरी केस में फेसिकुलेशन के साथ साथ टंग सिकुड़ भी रही है। तो इसमें कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको समझने हैं कि टंग के, जैसे मैंने लास्ट टाइम बात करी थी स्पीच की, तो उसमें बताया था कि टंग के सिम्टम भी इम्पॉर्टेंट हैं, और टंग की वेरिएशन अलग अलग होती है। कुछ पेशेंट में टंग पतली लगती है, कुछ में मोटी हो जाती है, कुछ श्रिवल्ड हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, और इसमें फड़कन या ट्विचिंग भी होती है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। जैसे मैंने बताया, अभी पहले बताया था कि डीजनरेशन होती है एंटीरियर हॉर्न सेल में, वो मोटर न्यूरॉन को अनस्टेबल करती है, और जिनकी मसल फाइबर में डीनर्वेशन होती है, और जिसकी इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे ना जाने की वजह से मसल में ट्विचिंग होती है। और ये अक्सर देखा गया है कि जब पेशेंट में वीकनेस होती है या वेस्टिंग होती है, उससे पहले के सिम्टम इस तरह के आते हैं। और ये सिम्टम फेसिकुलेशन, वेस्टिंग एंड वीकनेस इकट्ठे भी होते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं। ये अलग अलग, जैसे मैंने पहले बताया, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन हो सकती है। अब हर फेसिकुलेशन एमएलडी का रोग का नहीं होता, ये भी हमें समझने की जरूरत है। अगर आप में सोडियम या पोटेशियम की वेरिएशंस होती हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी शरीर में फड़कन हो सकती है। और क्योंकि अभी मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ मेरे पेशेंट्स हैं जिनके जो एमएनडी के हैं, उनके अटेंडेंट, उनके लड़के या लड़की या उनके जो इमीडिएट फैमिली पेशेंट वो हैं, अटेंडेंट्स हैं, उन्होंने भी कभी अपने आप में एक फड़कन महसूस की, तो उनको चिंता का विषय बन गया कि मेरे को भी फड़कन हो रही है, कहीं मेरे को भी तो एमएनडी नहीं है। मैं ये चीज़ यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ पेशेंट हैं जिनके बच्चों ने ये प्रॉब्लम बताई है। तो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो सिर्फ उसकी वजह से है या उसकी वजह से है, परंतु हर फेसिकुलेशन एमएनडी नहीं है। ये जैसे मैंने पहले कहा, इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो इसलिए अगर उनको ऐसा कभी लगता है तो अपनी जांच करवा लेनी चाहिए, जिसमें सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, वो भी, और अपनी ईएमजी या एनसीवी वगैरह करा के पता चल सकता है कि ये एमएनडी की तरफ है या नहीं है। और ऐसे ही जैसे हमने पहले बात की थी ग्लूटामेट की, वो जो बढ़ने की वजह से भी ये चीज आ सकती है। अब इसमें जैसे प्रेजेंटेशन कैसी होती है, विजिबल रिपलिंग और वर्म लाइक मूवमेंट्स अंडर स्किन, जैसे स्किन के नीचे हल्की सी फुदकन, बल्कि बहुत हल्की हल्की सी वो होती है किसी को, और किसी में बहुत ज्यादा होती है, तेज तेज मसल ऐसे ऐसे फड़कते हैं, किसी में यूं हुआ, और काफी एक हुआ, फिर बड़ी देर के बाद यूं फुदका। और एक पेशेंट को थे, और इस तरह के जो फेसिकुलेशंस हैं, उनके साथ कुछ पेशेंट्स में पेन का भी आभास होता है, पर ज़्यादातर आमतौर पे जब ये होती है फेसिकुलेशन, इसमें पेन नहीं होता। और मैंने अपने पेशेंट्स को देखा जिनको 24/7 फेसिकुलेशन होती रहती थी, उनका बैठना, खड़े होना, चलना, सोना सब दूभर हो रहा था, बिकॉज इसकी वजह से। और उनका वो ये कहते हैं, अगर मेरी ये ठीक हो जाए, मेरे को बाकी और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे भी एक कॉशन का पॉइंट है कि ये कंप्लीट उनका ख़त्म होना इज़ नॉट 100% कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। जैसे मैं बारी बारी कह रहा हूँ कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो इसकी प्रोग्रेशन स्लो, जिसमें वहाँ पे स्लो हो गई, रुक गई, उसके बाद स्टेबल रहती है। तो एनी पेशेंट जिसको अभी तक फर्दर डिटोरेशन नहीं हो रहा या डीजनरेशन नहीं हो रही, तो अपने आप को सभ्य से बड़े सौभाग्यशाली माने,
वो और उनके घर वाले भी, क्योंकि जिनकी प्रोग्रेशन की स्पीड 100 से सिर्फ 10 रह गई या 20 रह गई तो आप 80% के करीब अपने आप को नॉर्मलाइज कर चुके हैं, और जिनकी स्पीड सिर्फ 100 से अभी भी 80 के करीब है तो वो 20% बेटर हैं। तो इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन स्टेटस ऑफ योर डिजीज इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि ये यूजुअली पेनलेस होता है, और फेसिकुलेशन की जगह कहाँ कहाँ पे होती है क्लिनिकल फीचर, टंग में जैसे आपने पहले स्लाइड में दिखा, लिम्स में, शोल्डर्स में, काफ्स में, चेस्ट में। ये हर पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पे हो सकती है। कुछ पेशेंट में ये जनरलाइज होती है जिसमें कि ये पूरी के पूरे शरीर के हर कोने पे, हर हिस्से पे फड़कन हो सकती है। PEMS indicates ongoing denervation and reinnervation of active degenerative process involving lower motor neuron disease. अब ये होता क्यों है और हो क्यों रहा है, इसका जैसे मैंने बताया ये एक अपने आप में रीज़न ये है कि जब उनमें डिजेनरेटिव वहाँ पे चेंजेस आ रहे होते हैं तो इनमें फेसिकुलेशन होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन इट कुड बी वाइड स्प्रेड फेसिकुलेशन स्पेशली विद वीकनेस एंड एट्रोफी, जहाँ पे फड़कन के साथ साथ कमजोरी आ रही है और एट्रोफी हो रही है, मसल वीक होता जा रहे हैं, तो ये एक ऑलमोस्ट डेफिनेटिव पॉइंट है मोटर न्यूरॉन डिजीज का। अब आप इस पेशेंट की ऑब्जर्व करिए जरा। अब आपने इन दोनों पेशेंट्स के देखे फेसिकुलेशंस का, जो पहले वाले पेशेंट थे उसमें हाथों में भी है, टंग में भी है, और दूसरे पेशेंट में जो पहले वाले पेशेंट की थी अगर आप देखें तो उनकी फेसिकुलेशन यूं है, और जो दूसरा वाला पेशेंट है उनकी स्लो है जरूर इंटरमिटेंटली है। तो इसमें ये चीज़ को हमें समझना भी ज़रूरी है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेसिकुलेशन है और इंटेंसिटी ऑफ फेसिकुलेशन है एंड ड्यूरेशन ऑफ फेसिकुलेशन है, ये इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट के अंदर या कुछ के अंदर, उनको इस चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये फेसिकुलेशन की प्रेजेंस होना इट इंडिकेट्स लोअर मोटर न्यूरॉन की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, persistent and widespread fasciculation, ongoing motor neuron degeneration, fasciculation का weakness plus atrophy, strong evidence for MND and ALS must be differentiated from benign fasciculation syndrome। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई बारी बॉडी में कभी पेशेंट में जिनमें कुछ स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तब भी आपको हल्की हल्की फड़कन हो सकती है बॉडी में। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हो जाए,
सोडियम की मात्रा कम हो जाए, पोटेशियम की मात्रा कम हो जाए, तब भी बॉडी में या टांगों में फड़कन या उस तरह के जिसे झटके कहते हैं, जो वो एक ये फेसिकुलेशन और एक तेजी से झटका जिसमें टांगे उछलती हैं, पूरा उछलती हैं, वो अलग अलग चीजें हैं। इनमें पेशेंट के साथ ये भी होती है। ये दिस शोज द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है कि हम जो मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट में जितनी जितनी एडवांस वो हो रही है, उसमें वो जो मोटर न्यूरॉन का वायबल लॉस है वो इतना ज़्यादा दिखता है। कैन इसमें कुछ पेशेंट के साथ जैसे फेसिकुलेशन हुई आफ्टर ट्रीटमेंट कम होती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। ये सिम्टम अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट है जो कंफर्म करता है मोटर न्यूरॉन डिजीज़ को, और उसका रुकना पेशेंट के लिए बहुत अधिक लाभदायक है, बहुत अधिक समझ में आती है कि उसको प्रॉब्लम कम हुई है। परंतु इन सीवियर केसेस में जहाँ पे जिनको पहले बहुत ज़्यादा थी और ख़त्म हुई, उनकी वहाँ पे अगर वेस्टिंग बढ़ रही है तो उसको हमें थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी जो प्रोग्रेशन थी वो अभी पूरी कंट्रोल में नहीं आई। इस चीज़ से हमें, आपको भी और हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने ये बताया कि इसमें इम्प्रूवमेंट फेज में क्या होता है, जो हमारा काउंटर पार्ट है, जैसे एलोपैथिक वाले या मॉडर्न मेडिसिन वाले, उनके हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ आप रेलुटोल खाते रहो, रेलुजोल खाते रहो या एडावरॉन के इंजेक्शन लगवा लो। ये हर पेशेंट को ये दो ही दवाइयाँ दी जाती हैं। होम्योपैथी में हम क्यों अच्छा कर पा रहे हैं, वो इसलिए कि हम हर मरीज को अपने अलग अलग रूप में देखते हैं और उनके सिम्टम के आधार पे, खाली फिजिकल नहीं, उसमें मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स को भी लेते हैं और उनकी बाकी हिस्ट्री को भी कवर करते हैं, जिसमें हमने पाया है कि 70 to 75% पेशेंट्स में उनकी मेंटल एंजाइटी, मेंटल रेस्टलेसनेस, मेंटल फियर और मेंटल इनजस्टिस in their life has been a very dominating feature। कि उसके बाद अब मैं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको प्रमोशन मिलनी थी, उनकी प्रमोशन ड्यू थी, प्रमोशन नहीं मिली और किसी और को मिल गई, तो उस चीज़ को वो पेशेंट कह नहीं पाया, बाहर निकल नहीं पाया, पर अंदर ही अंदर घुटता रहा या अंदर ही अंदर रखता रहा। तो उसमें ये एक फीचर रहा जिसके बाद उनकी ये प्रॉब्लम दिखी। एक पेशेंट का ऐसा था जिनकी क्या नाम, लेडी की बच्चों को उनके ताया जी ने बाहर लेके जाना था, प्रॉमिस किया था, उनको लेके नहीं गए, तो लेडी में उनको वहां से उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक पेशेंट को एक्सीडेंट के बाद हुआ, किसी को किसी की प्रियजन की डेथ के बाद। तो ये सिम्टम एलोपैथी वाले इन चीज़ों के ऊपर कोई गौर नहीं करते। वो जहाँ पे ही जैसे ही आपका वो डायग्नोज करते हैं ALS या मोटर न्यूरॉन MND, तो सीधा सीधा मल्टीविटामिन, रेलुजोल और एडावरॉन और बाकी घर जाओ। यहाँ पे जब हम हिस्ट्री लेते हैं, डॉक्टर प्रवीण आप हो? डॉक्टर प्रवीण, तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में हम कोशिश करते हैं कि तभी बारी बारी उनसे पूछते हैं। और जो हमारे ऑनलाइन वाले पेशेंट्स हैं, Yes, Praveen is here. बट इज इट लिसनिंग? Yeah. जस्ट Praveen? गिव हिम कॉल अच्छा, टू कम। वो इसलिए कि जो ऑनलाइन वाले पेशेंट हैं वो सिर्फ रिपोर्ट भेज देते हैं और कहते हैं कि हमारे को ये डिटेक्ट हुआ, आप इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो मैं ये चीज़ जो बाहर बताना चाह रहा हूँ, बारी बारी बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि हमें जब तक प्रॉपर हिस्ट्री नहीं मिलती, हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने में असमर्थ हैं। क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट होम्योपैथी का है वो इंडिविजुअलाइज बेस्ड ट्रीटमेंट है, ना कि
आई मीन डिजीज बेस्ड की आपको एएलएस की पता लग गया या एमएनडी पता लग गया तो आपको सबको वही दवाई देनी है। इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक आप अपने आप को भी समझाएं और अपने जिनको आप रेफर करते हैं उनको भी समझाएं कि हिस्ट्री में देने में संकोच ना करें, और जितनी अच्छी हिस्ट्री वो देंगे जिसमें कि उनका पास्ट की या कोई कोई किसी भी तरीके का मेंटल ट्रॉमा है या किसी भी तरीके की वो है, उनके आधार पे हम जब ट्रीटमेंट देते तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे नजर आते हैं। नहीं तो अदरवाइज अगर आप वो सोचें कुछ लोग हैं जो कहते हैं बस ये हमारा सिर्फ इसमें एमआरआई में ये आया और ईएमजी में ये आया, इसकी दवाई दे दो। तो होम्योपैथी में इस तरह की दवाई दे पाना पॉसिबल नहीं है। और मैं चाहूँगा भी कि जो जो पेशेंट, अब कुछ कुछ पेशेंट हमारे यूट्यूब के वहाँ पे जो वो देखते हैं कि हमने आपका वीडियो देखा तो इसकी हमें भी दवाई बता दीजिए, तो ये दवाई बता पाना पॉसिबल नहीं है, असंभव है। और मैं नहीं चाहूँगा कि आप जो दवाई आप ले रहे हैं वही दवाई दूसरे पेशेंट को भी प्रिस्क्राइब कर दें या कहीं चल तो भी ये खा ले, क्योंकि हर पेशेंट की दवाई अलग अलग होती है। अब इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Dr. Praveen is here. हाँ डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर प्रवीण, हेलो। प्रवीण, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब हम अपने अपने क्लिनिक पे हमने एक केस वो परफॉर्मा के जो केस परफॉर्मा की डील करते हैं, जो ऑनलाइन पेशेंट हैं उनसे हम भरवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मेरा असिस्टेंट डॉक्टर प्रवीण वो उनसे बात करता है, पूरी हिस्ट्री लेता है। अब कुछ केसेस में हमने ये पाया कि जो हिस्ट्री उन्होंने दी वो कंप्लीट नहीं होती या सिर्फ पार्शियल होती है। उसको उसके लिए मैं ये आई मीन चाहूँगा कि लोग अपनी हिस्ट्री पूरी दें। और कई केसेस में ये भी देखा गया कि जो हिस्ट्री उन्होंने दी और जो जब पेशेंट से हम वीडियो कॉल करते हैं बात करते हैं तो उनमें कुछ अंतर पाया जाता है। अंतर इन द सेंस कि उनकी ऑब्जर्वेशन आप अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिख रहे हैं और पेशेंट की उसकी जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो नहीं मिलती, तो थोड़ा सा उसमें परेशानी होती है। डॉक्टर प्रवीण जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनका एक हम पूरा परफॉर्मेंस नोट करते हैं जिसमें उनकी जिस दिन वो आए थे उनके सिम्टम, ये हमारा क्योंकि हम इसको एक क्लिनिकल रिसर्च के फॉर्म में भी काम कर रहे हैं, तो उसमें एक पूरी ग्रेडिंग का किया जाता है सिम्टम का कि उनकी फर्स्ट विजिट में ग्रेडिंग कैसी थी, आफ्टर सेकंड विजिट आफ्टर द मेडिकेशन सेकंड थर्ड विजिट में कैसी है। तो उन ग्रेडिंग के थ्रू हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं। और मैं ये यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा हमारे हर पेशेंट के साथ कि आप प्लीज़ उस चीज़ में कोऑपरेट करें और अपने आप भी अगर आप कोई इंफॉर्मेशन आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन है तो वो हमारे साथ साझा करें ताकि हम पेशेंट्स के आई मीन बेनिफिट के लिए उन चीज़ों को और यूज़ कर सकें। अब आ रहा है।
अभी अब जो मैं ये दोनों स्लाइड्स का आई मीन इम्पोर्टेंट हैं। आपने पहले वाला स्लाइड देखा जो इनके पेशेंट की फेसिकुलेशन की साइट, जैसे मैं बताया टंग, आर्म्स और चेस्ट और बॉडी के कहीं किसी भी हिस्से पे हो सकती है। तो जो इन पेशेंट के उसमें केस में जो मसल्स इन्वॉल्व हैं, फेसिकुलेशन है, चेस्ट की मसल्स इन्वॉल्व हैं और उनमें फेसिकुलेशन है और इनकी फेसिकुलेशन के बाद साथ साथ इनमें ये देखें ये वेस्टिंग भी हुई है, ये वाली पूरी ये मसल वेस्टिंग है। तो जहाँ पे मसल वेस्टिंग आ चुकी है तो वहाँ पे उसको रीग्रो करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जो फेसिकुलेशन के बाद की मसल वेस्टिंग है या वैसे मसल वेस्टिंग है, इस टाइम पे मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी का और एक्टिव थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मसल्स को रीग्रो कराने के लिए या उनको स्टेबल करने के लिए अलॉन्ग विद द डाइट। और इस पेशेंट में भी आपने अब ये अब अगर आप देखें इस पेशेंट की, हमने इसने बताया फेसिकुलेशन बिल्कुल बंद है, परंतु फेसिकुलेशन बंद है पर इनकी वेस्टिंग वहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हुई है। अब इसके बाद इनकी फेसिकुलेशन बंद होने के बाद पॉसिबिलिटी है कि ये वेस्टिंग बढ़े और इनको उसमें दिक्कत हो। जैसे ये बता रहे हैं कि इनको हाथ उठाने में दिक्कत है, तो ये हमें पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट को समझना जरूरी है कि हाउ द डिजीज इज प्रोग्रेसिंग। अब जब हमने ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं तब हम उसमें, जिसमें आपने बताया कि एक पेशेंट को विद इन अ मंथ और 2 मंथ हॉस्पिटल से जाके उसमें बिल्कुल बेड पे आ गए। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो हॉस्पिटल पे गए तो वहाँ पे आईसीयू में या वेंटिलेटर पे पहुंचे विद इन 2-3 मंथ। तो आप इस, मैं यहाँ पे ये डराने के लिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको सचेत करने के लिए बता रहा हूँ और आपको उनसे आगाह करने के लिए बता रहा हूँ कि आप अपने आप को उन चीज़ों से भी कंपेयर करके चलें कि अपने आप की जो उनमें वो लगता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा या ये नहीं हुआ, तो आप इन चीज़ों को ये समझें कि जो प्रोग्रेशन विद इन मंथ, वीक्स एंड मंथ्स इतनी ज़्यादा हो रही थी, आप उनको 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए, बड़ा नहीं है परंतु कम भी नहीं हुआ, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको मान के चलें। अब उसकी जो आई मीन ईएमजी की फाइंडिंग आती है, फेसिकुलेशन पोटेंशियल उसमें रेस्ट उसके टाइम पे आता है और फिब्रिलेशन पोटेंशियल उसमें खैर ये तो अगेन टेक्निकल एट शार्प वेव्स आती हैं और वो जो एविडेंस ऑफ डी इनर्वेशन एंड री इनर्वेशन वो उसमें आती है फाइंडिंग के लिए, आई मीन ईएमजी में दिखती हैं। जिसमें मैं पहले बता रहा था कि किसी को अगर खाली फेसिकुलेशन है और उसने सुन रखा कि मोटर न्यूरॉन डिजीज में फेसिकुलेशन होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ पेशेंट्स के अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी कभी कभार फेसिकुलेशन हुआ तो वो उसमें डर गए कि इनको भी हो रहा है या हमारे आने वाले बच्चों के साथ भी ऐसा तो नहीं होगा। तो ये इनको हम बिनाइन फेसिकुलेशन सिंड्रोम कहते हैं, जो कि बिना एट्रोफी यानी मसल वेस्टिंग के और बिना वीकनेस के आते हैं, तो वो एक उसको बिनाइन फेसिकुलेशन होती है। और दूसरे होते पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेंसरी सिम्टम्स, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है जिसमें दूर के हमें बॉडी के उसमें वो लगती है, जैसे जो पेशेंट डायबिटिक हैं उनको ये होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं, दिखते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे मैंने बताया कि सोडियम का पोटेशियम का कम होना या इलेक्ट्रोलाइट्स का कम होना भी शरीर में आई मीन किसी तरह की फेसिकुलेशन या ट्विचिंग पैदा कर सकता है। एंड वो स्ट्रेस से, जो कि आई मीन मेंटल स्ट्रेस है, उससे भी एंजाइटी के साथ इन फ्यू केसेस इट कैन हैपन, पर वो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। अगर आपका जैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक हुआ और आपका स्ट्रेस का लेवल खत्म हुआ तो वो खत्म हो जाता है। जबकि MND ALS में ये जो फेसिकुलेशन है और विद वीकनेस और एट्रॉफी, और जो एट्रॉफी मतलब मसल वेस्टिंग और रिफ्लेक्स चेंजेस, जैसे हमने देखा हम टेस्ट चेक करते हैं कि वो हैमर मार के तो उसमें हाइपरफ्लेक्सिया होता है या हाइपोफ्लेक्सिया होता है, ये चीज़ें भी उसमें डिपेंड करती हैं जो दिखाने के लिए। इन नटशल
fasciculation is a marker of active lower motor neuron involvement, which is, happens in cases of motor neuron disease. Early presence of ongoing degeneration, later reduction, severe neuronal loss, ये माना जाता है. इंटरप्रिटेशन मस्ट बी क्लिनिकल प्लस EMG सपोर्टेड. ये एक चीज है जिसको हम समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं. अब होगी. Yes. I think I should take off the हो गया. अब हाँ जी हट गया. ठीक है. तो ये दिस वाज इन शॉर्ट टू टॉक अबाउट द फेसिकुलेशन. आई होप कि हमारे पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट्स को इसके बारे में जानकारी मिलेगी और उनको समझ जाया होगा. अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो विषय का पूछ सकते हैं. आप कोई अपना सवाल रखना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें डॉक्टर ए गुप्ता से, एनी क्वेश्चंस, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. एनी वन ऑफ यू. एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू fasciculations या रिलेटेड टू योर ओन केस, या और भी कुछ MND के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. Or anybody want to share his or her experience? किसी का है कोई? नहीं, अभी there is no raised hands. हेलो सर. Yes. सर नमस्ते. सर मैं संगीता नाग बोल रही हूँ उड़ीसा से सर. हाँ संगीता जी. सर मेरा पापा का ये हो गया 2 मंथ हुआ है आपका जो ट्रीटमेंट लेना. अभी सर एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. सर पापा तो नहीं है, पापा घर में है, मैं बाहर में रहती हूँ. खाली अच्छा. जस्ट मुझे पूछना था सर थोड़ा. हाँ जरूर. उनका सर फेसिकुलेशन अभी थोड़ा कम है, पहले से बेहतर है, पर सर मसल लॉस हुआ है सर इस बार उनका हैंड का, लेफ्ट हैंड का. ठीक है. अच्छा, जो अभी जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें फेसिकुलेशन कम हुआ है और अभी ट्रीटमेंट हम इनको शुरू करें कितनी देर हुई? 2 महीने है ना? जी 2 महीना हुआ. 2 महीने में अभी और जो उनकी वेस्टिंग वो पहले की भी है, अभी सिर्फ अभी हुई है? अभी हुई है सर, पिछली बार उतना नहीं था, अभी हैंड का थोड़ा हुआ है. हाँ, तो ये क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, उस प्रोग्रेशन में इट इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्रेशन ओनली. तो जितनी फेसिकुलेशन पहले थी उतनी कम हुई, तो उसकी डिग्री, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. पर फेसिकुलेशन की विद इन 2 मंथ्स अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे जो उनकी वेस्टिंग वगैरह वो बिल्कुल ना हो या ना होती या एकदम से ठीक हो जाए, वो जैसे मैंने पहले बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल इमीडिएटली. इट इज़ अ प्रोग्रेशन, इट विल टेक टाइम. और जब हमारा ये फर्दर फेसिकुलेशन होना और फर्दर वेस्टिंग होना और धीरे धीरे कम होता है, देन ओनली वी बिकम कि लाइक हम स्टेबल हो रहे हैं. और परंतु स्लो होना भी अपने आप में अचीवमेंट है. 100 की स्पीड से आप 90 पे आ गए तो जो 10% है वो इम्प्रूवमेंट है. तो प्लीज बेयर विद मी एंड अंडरस्टैंड दैट कि दिस डिजीज हैज टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट, and then only we have to understand the modality of this, whether there is any improvement or not, or whether it is deteriorating. Deterioration is a part of the progression of the disease of degeneration. तो इस चीज को प्लीज आप, मैं बारी बारी कर रहा हूँ, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करके चलें. हमें सिर्फ ये देखना है कि बहुत सारे पेशेंट जो मैं पहले बता रहा हूँ जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया या जो सिर्फ एलोपैथी में रहे या जिनकी उनकी प्रोग्रेशन कितनी फास्ट हो रही है, दैट विद इन मंथ दे रीच टू द स्टेज टू द हॉस्पिटलाइजेशन एंड टू द ICU एंड टू द वेंटिलेटर. और अगर हम उस चीज को बचा के कैरी ऑन कर रहे हैं, वी आर एबल टू गिव द क्वालिटी टाइम and the quality of life to the patient
and the slowing down of the progression. Slowing down of the progression, I'm not saying stopping of the progression. तो इस चीज को आप प्लीज अंडरस्टैंड करें। तो अगर आप उस चीज को अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो आप अपनी पेशेंट के लिए और अपनी पेशेंट के साथ पेशेंट खुद भी अपने आप को अच्छा समझ पाएगा और उस चीज को बेयर कर पाएगा। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एनीवन कोई एल्स? सवाल? आप शायद अनामिका मिश्रा जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी 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 बताइए। सर, ये अनामिका मिश्रा के हस्बैंड बोल रहे हैं, ये अनामिका मिश्रा हैं, ठीक हाँ जी है अनामिका। जी। तो इनका वही है कि फेसिकुलेशन जो है मैंने शुरू से लेफ्ट हैंड में है, और वो फेसिकुलेशन आज तक कभी भी कम नहीं हुआ। और बाकी साइड के फेसिकुलेशन जैसे राइट हैंड में हुआ या आपको पैर में हुआ, जगह जगह पर कभी लोकलाइज होता है, फिर वहां से हट जाता है, ठीक है। लेकिन अब के समय में इनको जो है राइट हैंड में और लेफ्ट लेग में वीकनेस महसूस हो रहा है। एक आध बार ये गिर भी गई, हालांकि ये नहीं समझ में आता है कि ये गिरी तो माने डर से गिरी या कमजोरी से गिरी सब, फिर उसके बाद चलती फिरती हैं और हमेशा कहती हैं कि हमको वीकनेस महसूस हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रहा है, हम गिर जाएंगे, ठीक है ये। हाँ, इनका जैसे अनामिका जी का साथ एक कमेंट, शी इज अ वेरी एंशियस पेशेंट। उनकी एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है, एप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा है, कि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और मैंने इसीलिए उनको ये भी कहा कि मतलब इसमें उनका कोई दोष नहीं कर रहे हम, पर क्योंकि जो पर्सनैलिटी है, जो उनकी आई मीन टेम्परामेंट है, उस हिसाब से। और जैसे मैं बारी बारी कह रहा हूँ कि उनकी मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट बहुत हद तक जिम्मेदार है आपके ट्रीटमेंट की उसके ऊपर और आपके उसकी रियलाइज करने के ऊपर। क्योंकि आप हर छोटे सिम्टम के ऊपर समझे मेरे को ये हुआ तो उसके लिए भी कोई दवाई दे दी जाए, जैसे हम अभी आप कर रहे हैं, हर सिम्टम के ऊपर हर बारी दवाई देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्रोग्रेशन हो रही है, तो जैसे उसमें कुछ सिम्टम में कमी होगी, किसी सिम्टम में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अभी प्रोग्रेशन जो डिजनरेशन है वो रुकी नहीं है। जब तक पूरी तरह रुक नहीं जाती तो उसमें अप्स एंड डाउन आ सकते हैं और आएंगे, इस चीज को मान के चलिए एवरीबडी। तीसरी चीज, अब इनकी जो वीकनेस वाला पार्ट है उसमें इंपॉर्टेंट है इनकी डाइट का और इनकी फिजियोथेरेपी का। जहां पे आपके मसल वीक हैं उनको हमें फिजियोथेरेपी करके या एक्सरसाइज करके उनको एनहांस करना है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है और डाइट को इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर जो डिफिशिएंसीज हैं, न्यूट्रिटिव डिफिशिएंसी है, दैट हैज टू बी कवर्ड। जो बात मसल्स की वीकनेस वैसे होती जा रही जनरल, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रेशन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द डिजीज। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें फेसिकुलेशन, वीकनेस एंड एट्रोफी या वेस्टिंग, ये इसका एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो उस फिनोमिना में हम कितनी देर तक उसको रोकने में समर्थ हैं, ये ही अपने आप में हमें वो मान के चलना है, ना कि ये हुआ तो मतलब क्यों हो गया और ये खत्म नहीं हुआ। खत्म होने वाली चीज कोई भी जो हुई वो अभी नहीं हो सकती जब तक आप इसको प्रोसेस को समझिए। पहला आई मीन जो रोल है स्लोइंग डाउन। स्लो डाउन के बाद आपको जो उसका इफेक्ट प्रॉपर इफेक्ट पता चलता है जाके जब आप 50% से ज़्यादा स्लो हो जाएं तो। क्योंकि जैसे अगर आप 100 से 90 की स्पीड पे आए या 100 से 85 की स्पीड पे आए तो कई बार उसको आंकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पीड अभी चल रही है। अभी आप भी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला के 100 की स्पीड से चलाएं और ब्रेक लगाएं तो अभी ब्रेक लगाते लगाते भी कुछ मीटर वो आगे जाके रुकती है। ऐसा तो नहीं होता कि हमने ब्रेक लगाओ वहीं रुक जाए। तो ये तो डिजीज का प्रोसेस है। तो इसमें ऐसा संभव नहीं है कि हम आज ट्रीटमेंट करें, शुरू करें और विद इन अ वीक टाइम वो बिल्कुल स्टॉप लग जाए। ऐसा संभव नहीं है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डिजीज। अब जैसे इसमें समझने वाली बात थी दूसरी की उनको वीकनेस है, तो वीकनेस का जो पॉइंट है उसके लिए हमें उनको समझना चाहिए कि कहाँ पे अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उनको पूरा करें, और जो पार्ट उसका है क्या नाम एक्सरसाइज का, उनको एक्सरसाइज के द्वारा दूर करें। और जहाँ पे एंजाइटी पार्ट, क्योंकि
आप मतलब हर सिम्टम के साथ एंजाइटी रखें, हर सिम्टम के साथ वो रखें। तो उसके लिए मैंने पहले भी आपको भी सजेस्ट करा था और आपने शायद एक बात बारी करा भी, तो काउंसलिंग की जरूरत है ऐसे टाइम पे, ताकि मेंटली आप उस चीज को एक्सेप्ट करें। जितनी आप एंजाइटी रखते हैं, जितनी आप नेगेटिविटी रखते हैं, उतना उसका असर ट्रीटमेंट पे कम होता है। तो इस चीज के लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि नेगेटिविटी को सबसे पहले दूर करें। अब कुछ लोगों का ये कि कल को क्या, कल ये हो गया तो सबकी इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना। तो मैं ये कहता हूँ, मेरे को अपना ही नहीं पता, मैं आपका क्या बता सकता हूँ? क्या मेरे को पता कि मेरे साथ कल क्या होगा? नहीं पता। और वो यहाँ पे आपको सिर्फ ये कहा जाए कि भाई मेरे को मैं पहले तो ऐसा था, तो पहले और अब चीज को हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हमें आज की परिस्थिति में जो सिचुएशन है उस हिसाब से देखना कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू एट दिस स्टेज, with the help of medicine, with the help of physiotherapy, with the help of psychology and with the help of nutrition। तो ये सारे चारों कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें साथ लेके चलना। ठीक है जी? हाँ जी, मालती जी कुछ बोल रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो हेलो। हेलो जी। हाँ जी, बताइए बताइए। जी बता रहे थे कि इनका जो सिम्टम पहले बलबड़ का स्टार्ट हुआ, जैसे कि माने आवाज में प्रॉब्लम और ये चॉकिंग वगैरह, लेकिन माने अभी, हेलो, अभी के समय में सर ये चीज बहुत कंट्रोल है, लेकिन वीकनेस पोर्शन बढ़ गया है। तो ये मैंने समझ में नहीं आ रहा कि दवा जो है एक तरफ काम वहां पे कर रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा है सर, ये बात समझ में। जी मैंने यही बात तो आपको समझा रहा हूँ कि जो एक गाड़ी चल रही है, उसमें गाड़ी चलने में हमने 10% बल्बर में कंट्रोल पाया, 15%, 20% उसमें कंट्रोल पाया, पर जो प्रोग्रेशन है वो 80% 80 की स्पीड से जा रहा है ना, तो उस 80 की स्पीड में कुछ तो कवर करेगा। जो वो कवर कर रहा है उसमें वो चीजें हो सकती हैं जो अब तक नहीं थी, और कुछ हद तक वो भी हो सकता है जो पहले हो रहा था उसको बढ़ा दे। तो इस चीज को हमें समझ के मान के चलना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे, जो मैं बारी बारी बता रहा हूँ कि इसकी प्रोग्रेशन को समझिए। और इसकी प्रोग्रेशन को आज हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, अभी अनामिका जी का मेरे ख्याल 2 महीने हो गए या 3 महीने हुए ना, 6ठा महीना चल रहा है सर, 5 महीने हो गए। हाँ 5 महीने हो गए। तो 5 महीने में हम ये कहें कि बिल्कुल रुक गया, पॉसिबल नहीं है वो जी। और आपको उनके लिए, क्योंकि जैसे आप वो बेचारा अपने गिर गई, 2 बारी गिरी बीच में, और गिरने की वजह समझ नहीं आई। गिरने की वजह अगर टांगों में कंपन होती है, खड़े होती है, टांगों में कंपन होती है, देन इट इज अंडरस्टैंडेबल कि उसकी वजह से है, या चक्कर आते हैं तब भी वजह समझ। और कई बार क्या होता है कि आप जैसे चल रहे हैं, ठोकर लगी और गिर गए, क्योंकि जो एक होता है इम्बैलेंस अपने आप में, और एक होता है कि आप अपनी बॉडी को स्टेबल नहीं कर पाते, हल्का सा पुश करते हैं तो गिर जाता है। जबकि आम व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनकी जो लेग्स हैं कंपैरेटिवली वीक हैं। तो इसके लिए हमें दवाई के साथ साथ उनको स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज की जरूरत है। ठीक है सर, इनको होता है ना, जैसे कोई घबराहट टाइप का हुआ, कोई बात, जैसे कोई बात कह दिया, उस समय इनको ज्यादा वीकनेस महसूस होता है, मतलब उस समय चलने में। जी बिल्कुल, ये साइकोलॉजिकल है, दिस इज साइकोलॉजिकल। जो इनके अनामिका जी की प्रॉब्लम्स हैं, वो तो जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, जितनी वो एग्रेवेट करती है वो इनकी एंजाइटी की वजह से और एप्रीहेंशन की वजह से ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। सर, इसमें मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ। अगर जैसे आपने बताया कि बल्बर ऑनसेट रहा है, तो वो चीजें, वो सिम्टम्स बहुत कंट्रोल है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बल्बर ऑनसेट की चीज इज यूजुअली वेरी ट्रबलसम। इवन कैन बी वो रेस्पिरेटरी मसल्स पे इफेक्ट लाना शुरू कर देती है बाद में। यू शुड बी रादर हैप्पी, शी इज actually improving in the right manner.
और जी क्योंकि वीकनेस और प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज का पार्ट है मस्कुलर वेस्टिंग एंड वीकनेस, तो जी वो अब आया है। अब वो जी विद मेडिसिन वो भी धीरे धीरे डेफिनेटली कंट्रोल होना शुरू होगा। तो जी आप जी धैर्य रखें और टेंशन ना लें। मैम को यही जी समझाएं कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी 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 वही बात इनको हम समझाते हैं, लेकिन जो है इनको लगता है बार बार एक ही रट लगाती है, मैं बेड पर आ जाऊंगी, मैं बेड पर आ जाऊंगी। ये देखो ना, अब ये एंजाइटी है, दिस इज व्हाट वी हाँ, कॉल एंजाइटी सिम्टम। हम अब जो ये जो जो बार बार बोलते हैं वो होने जो लगता है फिर। नहीं हो रहा, आप उसकी भी सिर्फ अंदेशा लगा वाह, के दिमाग में वो ला रहे हैं। तो जी जितनी आप दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भरेंगे, उतना बॉडी उसी तरह से वो एक्ट करेगी। तो इसलिए जी आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि आई अंडरस्टैंड जिनको प्रॉब्लम होती है वो अपने आप को परंतु आप जरूरत से ज्यादा हड़बड़ाहट कुछ जी कोई फायदा नहीं करेगी, नुकसान जरूर कर सकती है वो, जी जी नुकसान करती है वो। जी 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 क्या हुआ? हाँ, ये मैंने धुआं वगैरह से इनको एलर्जी मैंने होता है, तब सफोकेशन टाइप का महसूस होता है। अब वो एक अलग चीज है, एलर्जी अलग का। चीज है। हाँ, वो धुआं का। अभी फिर दिवाली का टाइम निकला तो उस टाइम तो जी वातावरण में वैसे पोल्यूशन जी बहुत ज्यादा। जी जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो भी सांस की प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। तो जी 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 सर सर जी सर हम मालती शर्मा हनुमान प्रसाद की वाइफ हूँ, रांची से। हाँ जी आपकी दवा 1 महीना से ले रहे हैं। ये जी। तो ठीक है, लेकिन इनका में एक इम्प्रूवमेंट ऐसा हुआ कि लार बहुत गिर रहा है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा सर? नहीं, वो उसको अभी लास्ट टाइम जो मेडिसिन दी है उसके अंदर कवर करा हुआ है। परंतु जो ये जी अभी है फीचर है, वो धीरे धीरे इसमें भी कंट्रोल आएगा। इनको मैंने आपको बताया था कि स्टीम देने के लिए स्टीम दें। हाँ हाँ, स्टीम दें रेगुलर। और जो चाय के लिए बोला था कि चाय में नमक डाल के थोड़ा गले में रोक के रखें, वो पिए। और दूसरा, गागल्स करें गर्म पानी से, और जब भी हो सके गले में होल्ड करें उसको। और अगर बहुत ज्यादा थूक आती है तो जी थोड़ा सा आई मीन जो एक अदरक होता है ना, अदरक और शहद, जी जी वो हल्का सा वो चुटकी भर अदरक का जूस और शहद का जूस मिला के गले में चूस सकते हैं। उसको गले में डालकर घोंट लें। हाँ, नहीं, उनको चूस सकते हैं, मतलब वो डाल के वो चूस सकते हैं उसको। अदरक और मधु शहद। है ना सर? हाँ जी 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 जी। जी, और थोड़ा सा जो वही कह रहे हैं हमारा कि उनका फोटो नहीं दिख रहा सर, दिख रहे हैं ये? प्रणाम अब करना चाहते हाँ हैं। जी, नमस्कार हनुमान प्रसाद जी। थोड़ा इनका वो ऊपर करिए कैमरा। हाँ जी। कैसे हमको कल देखिए। कल आपके भाई साहब भी आए थे, जी जी इंजीनियर साहब। हाँ जी, तो मैंने उनको बताया था। उनसे उन्होंने आपसे बात करी नहीं, बताया नहीं? नहीं सर, हम बात नहीं किए हैं उनसे। अच्छा, अच्छा चलो ठीक है, हम बात करेंगे। जी। आप और स्टूल का। हनुमान प्रसाद जी, आपके हाथ में अभी भी पेन नजर आ रहा है मेरे को, अच्छी बात नहीं है। हाँ सर, इनको बोल बोल के हम थक गए हैं एकदम। ये देखो, मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम कि आपके हाथ में हर समय पेन नहीं रहना चाहिए, वो लास्ट में जी पकड़ें। वो पेन आप लास्ट में पकड़ें, कोशिश करें बोलने की। नहीं समझ में आता कोई भी बात, एक बारी, जी दो बोलिए। बारी, 3 बारी, 4 बारी, लास्ट में जब वो तब पेन पकड़ी। आप पहले ही पेन पकड़ते तो वो एफर्ट नहीं होगा। जी सर, तो आप जैसे आपने कहा उस तरह से मैं करती हूँ, है ना? जी और उनका जी। जो है सूल का हार्डनेस कम हुआ है ना? वेरी गुड। जी तो खाली लार ज्यादा आ रहा है, उसके लिए हम मधु और अदरक बोले ना हाँ, आप। वो और थोड़ा स्टीम शुक्र है। लें। हाँ जी, हाँ, स्टीम स्टीम दें। लेते रहें और चाय में नमक लेके थोड़ा होल्ड करें और पिए, है हाँ ना? जी हाँ जी, और गागल्स भी करें। गार्गल करें। जी गार्गल में नमक भी डालें सर? हाँ हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, सलाइन वाटर में। प्रणाम सर। नमस्कार आपको नमस्कार। प्रणाम कर रहे हैं सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर जी, अगली हम अगली लोग का बारी आपने ध्यान। प्रॉमिस, अगली बारी हनुमान प्रसाद जी आपने प्रॉमिस करा था, याद है ना? हाँ, गुड। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद सर आपको। थैंक यू थैंक यू। एनीबडी एल्स? थैंक यू। नमस्ते सर। जी नमस्कार। हाँ, रत्न भाई बोल रही हूँ। हाँ जी। और सर, वीकनेस बहुत ज्यादा है सर, और मूवमेंट करने से जॉइंट, शोल्डर जॉइंट में भी बहुत पेन हो रहा है। शोल्डर जॉइंट में पेन हो रहा है मूवमेंट करने हाँ, पे? ओके, हाथ उठा के से दिखाएं, हाथ उठाएं जरा,
हाथ उठाएं। हाथ तो उठा ही नहीं पाते हैं सर। अच्छा, ये तो अगर पहले शुरू से नहीं उठता ना। पहले उठता था, अभी हम्म। मतलब एकदम नहीं, इनको तो लास्ट एल्बो के मंथ ऊपर से उठा नहीं करा ना। पाते। आपको कितनी देर हुआ अभी 2 महीने हुआ? हाँ सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, इनकी फिजियोथेरेपी चल रही है ना। हाँ फिजियोथेरेपी प्रॉपर करें और उसके बाद जो वो कराते हैं ना, उसके बाद खुद रिपीटिशन करिए। दिन में कम से कम 2-3 बारी अपने इनकी एक वो पुल्ली वाली वो लगा के एक्सरसाइज ऐसे वाली पुल्ली वाली वो करें और टॉवल से ऐसे करने की कोशिश करें। और जो शोल्डर के मसल्स हैं उनको अगर पेन होती है तो वहाँ पे थोड़ी सिकाई कर सकते हैं। और जो अगर कोई दिक्कत ज़्यादा हो तो बेशक मेरे को लिख के भेजिएगा, तो वी विल कंसिडर इन द नेक्स्ट टाइम मेडिकेशन ऑल्सो। ओके सर। और वीकनेस कैसे थोड़ा कम होगा सर? बहुत वीक है। वीकनेस के मतलब लिए तो इनको पूरी डाइट का वो करें और थोड़ी एक्सरसाइज का, और बाकी जो मेडिसिन के लिए उसकी जरूरत, खा पी रहे हैं ठीक? हाँ हाँ, जैसे ठीक है, इंस्ट्रक्शन है वैसे ही खा रहे हैं हम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उनके लिए वीकनेस के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज और डाइट को इम्प्रूव, प्रोटीन रिच डाइट थोड़ी इनकी इम्प्रूव करिए। इनका कोई वेट लॉस तो नहीं हुआ? नहीं। और कोई मसल लॉस भी नहीं है? हाथों में पैरों में पहले से बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो उसको वो चेक करते रहेंगे, मेनली हाथों में सर, हाथों में। मेनली हाथों में। तो हाथों उनकी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पूरी? नहीं, हाथों का एक्सरसाइज हाँ बहुत कुछ ज्यादा नहीं नहीं तो होता वो है हाथों। नहीं, अगर आप, मैं यही चीज आपको बारी बारी समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी ऐसी कोई वो चीज लगती है आपको, तो उसकी एक्सरसाइज की जरूरत है। एक्सरसाइज खुद करिए, फिजियोथेरेपिस्ट से कराइए, और उसके बाद खुद भी रिपीटिशन करिए। जब तक मसल्स में आप उसकी अगेंस्ट रेजिस्टेंस वाली एक्टिव एक्सरसाइजेज नहीं होंगी, तब तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। पैसिव एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप उस चीज को समझिए, अपने फिजियोथेरेपी से बात करिए, और उनकी ज्यादा बात है, एक बार अपने फिजियोथेरेपी से मेरी से बात करवा दीजिएगा। मैं उनको बता दूंगा, समझा दूंगा क्या करना क्या नहीं करना। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। मिस्टर चंदन कुमार जी कुछ अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? रेज द हैंड। यस सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार चंदन, कैसे हो? सर बढ़िया है सर। मैंने 2 महीने तो मतलब आपके वहां पे आकर मैंने दवा लिया था, और इस महीने ऑनलाइन लिया था, तो दवा मतलब एक लिक्विड वाली नहीं मिल पाई है। हाँ वो मेरा फैसिकुलेशन सर जो है ना, मतलब 1 हफ्ते से मतलब ज्यादा हो गया है। कम लग रहा था लेकिन अब ज्यादा, अच्छा, कोई कहीं बात। उसका तो इफेक्ट नहीं है ना? लिक्विड वाली मेडिसिन ना एक्चुअली हर जगह वहाँ पे बाय कोरियर नहीं जा पाती, और जो क्या नाम उसके थ्रू होते हैं ना, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम इशू है कि लिक्विड वाली मेडिसिन कोरियर और स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं जा पाती। तो अगर आपको वहाँ पे तो किसी से मंगवा सकते हैं, या नहीं तो मेरे को मेल फोन मैसेज करना, मैं लिख दूंगा, वहाँ से आप अपने आप ले सकते हैं उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। वही था क्योंकि मतलब हाँ कम लग नहीं, रहा था फैसिकुलेशन, कोई इसलिए बात, मतलब 1 हफ्ते से थोड़ा बढ़ गया सर। कोई बात। मैंने ये मैंने जैसे अभी डिस्कस कर रहा था कि उसमें अप्स एंड डाउन स्पाइक्स कभी कभी आ सकते हैं, वी हैव टू बेयर विद इट, बट कीप अ नोट एंड ठीक इन्फॉर्म मी। ठीक है, है, ओके सर। ओके, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? राइट, और कोई सवाल पूछना चाहेगा? ओके, आई थिंक दैट्स इट। चलो, आई मीन अगर कोई किसी और का कोई सवाल या कोई वो नहीं, तो आई डेफिनेटली लाइक टू थैंक यू एवरीबॉडी, एंड डॉक्टर संकेत विल टेक केयर। यस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संडे को अपना टाइम देने के लिए। वी ऑल्सो हैव डॉक्टर नकुल पराशर विद अस। ही इज आई मीन ओवीएम्स के साथ मिलके शांति फाउंडेशन पे वो काम कर रहे हैं। एक उनका बहुत ही नोबल कॉज है जो एमएनडी पेशेंट्स के लिए, और ओवीएम्स के साथ मिलके वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो I would request Dr. Nakul Parashar to please say a few words and then we can conclude this session. राइट, पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आज बहुत लेट ज्वाइन कर पाया, ऑलमोस्ट जब सेशन खत्म हो गया। पर एक चीज़ जो हम अब शुरू करना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे चंदन कुमार जी, अभी आप हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को? चंदन कुमार जी, I think he has लेफ्ट। he is left, sir.
अच्छा, तो अगर आप कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे आपको रेगुलर दवा नहीं पहुँच रही है, तो आप हम नवंबर के पहले हफ्ते से, मैं डॉक्टर साहब को बताना चाह रहा था कि हम नवंबर के पहले हफ्ते से कुछ मिलके लॉजिस्टिक्स पे काम करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ, कि जहाँ जहाँ उनकी दवाइयों को रेगुलर पहुँचाने में कहीं दिक्कत हो रही है, उसको हम पहुँचाने की चेष्टा करेंगे। तो जैसे हमारे बिहार में, बंगाल में, असम में या पूर्वोत्तर में, जहाँ जहाँ, या छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जहाँ दिक्कत है लोगों तक दवा रेगुलर पहुंचने में, तो उसकी लॉजिस्टिक्स पे हम कुछ काम करना प्रारंभ कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम उसको, जैसे हमने पहले भी कहा है कि हम बाकी चीज़ों के साथ आपको मदद करेंगे। इधर हमने डॉक्टर साहब के बहुत सारे आलेखों को हमने अंग्रेजी में अब तक प्रकाशित किया है, और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे अधिकांश यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा हिंदी भाषी हैं, और तो उनकी सुविधा के लिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम किसी तरह से इन आलेखों को हिंदी में भी इकट्ठा करके एक छोटी सी पुस्तक आप सबके लिए बनाने की कोशिश में है। और ये पुस्तक शांति फाउंडेशन की तरफ से आप अपने सबके पते अगर आप हमको भेज देंगे, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम नवंबर में या दिसंबर में, जब डॉक्टर साहब का होम्योपैथी का एक विशेष सम्मेलन कलकत्ता में होने वाला है, उस वक्त इस किताब का विमोचन भी करेंगे, और फिर उसके बाद इस किताब को हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि ओवीहेम्स के साथ आप लोगों ने जो भी किया, उसमें आप लोगों को जो भी केस स्टडीज हैं जहां आपको लाभ हुआ, आप अपने व्यक्तिगत जो वो हैं उनको आप साझा करें, ताकि हम बाकी लोगों को ये बता सकें कि एमएनडी के अंदर होम्योपैथी का क्या रोल रहा है, और किस तरह से होम्योपैथी ने इसके अंदर बाकी जो अन्य चिकित्सा पद्धतियां हैं उनसे ज़्यादा इसके अंदर विकसित रूप से और अच्छे परिणाम लोगों तक पहुंचाए हैं। एक ये था। और अभी गत जो विज्ञान 2047, विज्ञान 2047 अंग्रेजी में जो आता है, उसका जो अब नवंबर वाला अंक है, उसके अंदर हमें डॉक्टर गुप्ता का, डॉक्टर कार्तिक गुप्ता का आलेख पढ़ने को मिलेगा, जिसके अंदर किस तरह से हमने साइकोलॉजी को एमएनडी के साथ जोड़ा है। तो इस तरह के बहुत सारे और प्रयास रहेंगे इसमें। डॉक्टर संकेत गुप्ता का, डॉक्टर AK गुप्ता का, डॉक्टर धारित्री दत्ता गुप्ता का और डॉक्टर कार्तिक गुप्ता का मिलके जो ये प्रयास है, इसमें जो अलग अलग उनकी केस स्टडीज है। देखिए, केस स्टडीज से होता ये है कि आप लोगों को व्यावहारिक तौर पे बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ जोड़ने में आसानी होती है, और आप उस तरह से उनका निदान, उनका जो उसको कैसे हम आगे ठीक कर सकते हैं, उसका आपको एक रास्ता मिलता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जैसे ही हम लोग ये पुस्तक तैयार करें, आप अपने सबके एड्रेसेस इस चैट में, या डॉक्टर संकेत गुप्ता उनके पास ज़रूर होंगे, बट आप भेज देंगे तो हमारे लिए आसान होगा कि हम ये पुस्तक आप तक पहुंचा पाएं। दूसरा, अब मेरा आपसे ये भी आग्रह रहेगा कि अपने अपने जो सुझाव हैं, जो अपने केस स्टडीज़ हैं, अपना जो आपका अनुभव है, उसको व्हाट्सएप पे या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे जिससे आप जल्दी से हम लोगों के साथ आप कांटेक्ट कर सकें, वो साझा करें। तो ये एक प्रयास है जिसके अंदर जागरूकता, दवा, निदान, डॉक्टर साहब का साथ और हम सब का प्रयास अगर साथ मिलेंगे, तो हम अवश्य उन सारे केस स्टडीज़ को जो पहले मैंने देखे हैं, जो मैंने महसूस किए हैं, जिसके अंदर समय ज़रूर लगा, पर अब वो ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां वो कल्पना से परे हैं। और एक लाइव एग्जांपल जो बार बार हम जिक्र करते हैं, कि जिसके अंदर हमने देखा है कि वो बच्चा जो चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, उसको उठा के लाते थे, वो आज फौज के अंदर है, वो आज दौड़ता है, आज देश का एक मजबूत सिपाही बन के खड़ा हुआ है। तो ये सारे रोमांचकारी, सब बड़े पॉजिटिव वो केस स्टडीज़ हैं जिसका हम सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। और देखिए, चूँकि ये मनस्थिति से जुड़ा हुआ एक रोग है, तो जिसको हम अगर मनस्थिति से जोड़ के ठीक करेंगे तो हम ज़रूर लाभ पाएंगे। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास के बिना कभी इसके अंदर कुछ नहीं हो पाएगा। अंदर से जो आपका
विश्वास आएगा। कहने में बहुत वो लगता है कि बड़ा वैसा है, पर ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से ये सिद्ध किया जा चुका है। मैंने अपने समय से ज़्यादा वक्त लिया, देर से आने का जो खामियाजा उसको पूरा करने की एक चेष्टा की है, पर अंततोगत्वा यही आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डॉक्टर संकेत गुप्ता, डॉक्टर ए के गुप्ता या मुझे व्हाट्सएप पे अपने अपने केस मिलके ये प्रयास करें कि कहाँ पे कैसे किस तरह से एक नियमित तरीके से कर सकें। इस बार में एक छोटी सी बात और कहूँगा कि इस पूरे प्रकरण के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी शक्ति नहीं है जो इसको ठीक ना कर सके। अब बहुत सारे, मैं एक थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे कैंसर के ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने कंसिस्टेंसी से अपना इलाज किया, उन्हें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं हुई, उन्हें सर्जरी की आवश्यकता नहीं हुई और वो उसका निदान किया जा सका। तो ये एमएनडी भी उसी तरह से, जैसे कि डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं कि अगर आप इस पे ईमानदारी से कंसिस्टेंसी और एक दृढ़ निश्चय हो के अनुशासनात्मक तरीके से इसको करें तो आपको जरूर इसका लाभ फल मिलेगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, क्योंकि ये सब वैज्ञानिक तौर पे अब तक प्रूव की गई केस स्टडीज पर आधारित है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आने वाले समय में ये सब ठीक रहे। तो गुरुपूरब की और सबको जो बिहार में हैं उन सबको छठ व्रत की सबको शुभकामनाएं, और इसी आशय के साथ कि एक नए विषय के साथ डॉक्टर साहब के साथ फिर जुड़ेंगे अगले महीने। नमस्कार। Thank you so much, sir. You always submit so nicely that हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ और बोलने की, हैं? चलो, fantastic. Thank you so much, everybody. It was again with folded hands. We thank you, and we look forward to your support for all coming months and webinars. As we all said, and we keep saying, my dad's favorite line is, "Let's put an end to MND." So this is what his vision is. This is what his ambition is. And अगर आप सब लोग अच्छे से support करेंगे, समझेंगे and follow करेंगे, so I'm sure the day is not far where this line can actually come true. So please keep supporting us, keep following the instructions, keep your spirits high, be positive, and let's keep learning. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you.